हिमाचल से ये बड़ी खबर है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर होंगे नेता विपक्ष और बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये बड़ा निर्णय लिया गया। जयराम ठाकुर को नेताओं ने बधाई दी है। बैठक में मौजूद रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता। तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर होंगे और इसको लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी कि आखिर नेता विपक्ष की जिम्मेदारी किसे मिलती है। कई चेहरे इस रेस में बताए जा रहे थे, लेकिन जयराम ठाकुर को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है, जिसके बाद जयराम ठाकुर को बधाई दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के आदरणीय जयराम ठाकुर जी इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए शिमला से खबरें अभी तक के संवाददाता हैं। खबरें अभी तक के शिमला से ब्यूरो हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप ठाकुर। प्रदीप, नेता विपक्ष को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे, अब तस्वीर साफ हो गई है, अब बधाइयां दी जा रही है जयराम ठाकुर को। बिल्कुल आरती, देखिए जो हिमाचल में भाजपा का रिवाज रहा है कि जो सत्ता के दौरान मुख्यमंत्री रहे हैं उनको ही नेता विपक्ष बनाया जाता रहा है और उनको विधायक दल का नेता चुना जाता रहा है। तो इस परंपरा को बरकरार रखा है और आज उनके नाम का ऐलान यहाँ पर जो ऑब्जर्वर बाहर से आए थे मंगल पांडे, उनकी तरफ से उनका नाम का ऐलान किया गया और उसमें ये भी कहा गया कि उनके नाम को जो पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, विधायक हैं विपिन परमार, सतपाल सिंह सत्ती, बलबीर वर्मा और विधायक नवनिर्वाचित विधायक हैं डॉक्टर जनकराज सहित लगभग 24 ऐसे विधायक हैं, उन्होंने नाम प्रस्तावित किया था और उसमें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को विधायक दल का नेता चुने जाने का प्रस्ताव था। तो सर्वसहमति से, आम सहमति से ये तय हुआ है कि जयराम ठाकुर को ही विधायक दल के नेता के तौर पर जिम्मेदारी दी जाएगी। तो अब सदन में हम कह सकते हैं जब शीतकालीन सत्र होगा या कोई भी सत्र होगा, उस दौरान विपक्ष के नेता के तौर पर भाजपा की तरफ से आक्रामक भूमिका अगर कोई निभाएंगे तो वो जयराम ठाकुर होंगे। और ऐसे में कोशिश जो है भाजपा की रहेगी कि जो वर्तमान में सरकार है उसको विपक्ष के नेता, विपक्षी विधायक वो घेरने की कोशिश करे। तो आज ये बैठक यहाँ पर शिमला में रखी गई थी और आगे की रणनीति भी इसमें तैयार होनी है। इसके साथ साथ कुछ देर बाद इन्होंने राजभवन जाना है भाजपा विधायक दल ने और उसमें ज्ञापन दिया जाएगा राज्यपाल को, जो वर्तमान में प्रदेश सरकार ने निर्णय लिए हैं, कई कार्यालयों को, संस्थानों को डिनोटिफाई किया गया है, उसके विरोध में ये ज्ञापन जो है दिया जाना है। और उसके बाद होटल हॉलीडे होम में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है और आगे की रणनीति भी उसका खुलासा किया जाएगा और भविष्य की क्या रूपरेखा रहेगी इसको लेकर भी यहाँ पर विधायक दल के नेता जानकारी देंगे। और साथ ही बड़े नेता भी जो इस वक्त मौजूद है यहाँ पर शिमला में, अविनाश राय खन्ना है, प्रदेश प्रभारी हैं, संजय टंडन है, वो सह प्रभारी हैं और विनोद तावरे हैं, वो राष्ट्रीय महामंत्री है, वो भी शिमला पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एक नई भूमिका में अब पूर्व मुख्यमंत्री दिखेंगे जयराम ठाकुर और अब उनका काम जो है सरकार को घेरने का होगा। पिछले हम कह सकते हैं कि पिछले सत्र में जहां सदन में सत्ता पक्ष में बैठे थे, वहीं अब विपक्ष में बैठकर विपक्ष की तरफ से अपनी भूमिका निभाएंगे। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि जो आने वाले सत्र हैं सदन के भीतर या फिर सदन के बाहर सरकार को किस तरह से भाजपा घेरती है और उसमें बड़ी भूमिका जयराम ठाकुर की रहेगी। अच्छा, देखिए जयराम ठाकुर की बड़ी भूमिका रहेगी ये तो तय है, लेकिन पहले कई नाम ऐसे थे जिनको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी कि अकेले जयराम ठाकुर का नाम नहीं है बल्कि और भी नाम हैं चर्चाओं में और किसी को भी मौका मिल सकता है। ऐसे में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर को किस बात का ज्यादा फायदा मिला है? बिल्कुल, देखिए पूर्व में जो चर्चाएं चल रही थी उसमें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का नाम तो था ही, क्योंकि हिमाचल में परंपरा रही है इस तरह की कि पूर्व मुख्यमंत्री को ही नेता विपक्ष बनाया जाता रहा है। लेकिन और नाम भी सामने आ रहे थे। सतपाल सिंह सत्ती का नाम था, कांगड़ा को लेकर चर्चा चल रही थी, तो विपिन परमार हैं, विक्रम सिंह ठाकुर हैं, उनके नाम की भी चर्चाएं चल रही थी। और कई राज्यों में भाजपा ने इस तरह का एक्सपेरिमेंट भी किया था कि जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनको नेता विपक्ष नहीं बनाया जाता था, किसी और नेता को बनाया जाता था ताकि एक नई और लीडरशिप भी वहां पर खड़ी की जा सके। लेकिन हिमाचल की हम अगर बात करें तो संभवतः हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की जो परफॉर्मेंस रही है अपने मंडी जिला में, शायद वो चीजें रही कि नेता विपक्ष की जिम्मेदारी इन्हें ही दी गई। 10 सीटें मंडी में आती हैं, उसमें 9 सीटें भाजपा ने ही जीती है। बेशक प्रदेश में चुनाव हारी है, लेकिन 9 सीटों पर भाजपा काबिज रही और सारा का सारा सीएम फैक्टर जो है पूरे जिला में रहा। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा भी इन्हें मिल रहा है। बाकी भी अगर मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करें, कुल्लू की बात करें, तो 4 में से 2 सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया है। इसी तरह से भरमौर जो शिमला संसदीय क्षेत्र में ही आता है, वहां पर भी जीत दर्ज की है। तो ये कुछ फैक्टर ऐसे रहे जहां लगा कि मुख्यमंत्री का भी एक प्रयोग हुआ है, नाम प्रयोग हुआ है।
और ऐसे में एक लीडरशिप के तौर पर जिस तरह से बतौर मुख्यमंत्री इन्होंने प्रदेश में जिम्मेदारी निभाई है, सरकार को चलाया है और कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर एक भी आरोप जो है मुख्यमंत्री पर नहीं लगे, ईमानदारी की बात हुई, सादगी की बात हुई, तो ये तमाम वो ऐसे मेरिट्स रही हैं इनकी जिस वजह से ये जिम्मेदारी फिर से सौंपी गई है। हालांकि अपने सादे व्यवहार के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जाने जाते हैं और सदन के भीतर कई बार आक्रामक भी होना पड़ता है। तो अब ये देखना होगा कि आक्रामक भूमिका किस तरह की रखते हैं, क्योंकि जो बाकी नाम चल रहे थे सतपाल सिंह सत्ती काफी आक्रामक भूमिका में हमेशा रहते हैं, तीखा बोलते हैं, तो कई बार ये भी चलता है कि उनको भी ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। लेकिन अब ये लग रहा है कि जो ये बाकी नाम बचते हैं इनमें से ही कोई भाजपा का प्रदेशाध्यक्ष भी हो सकता है। चर्चाएं यही है कि प्रदेश में अब भाजपा अध्यक्ष भी बदलना है, ये चर्चाएं जो है वो चल रही है। तो उसमें कब तक वो बदलाव होता है या एज इट इज रहता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना दूर है कि पूर्व मुख्यमंत्री को जो नई जिम्मेदारी दी गई है अब उसका किस तरह से निर्वहन सदन के भीतर करते हैं, सदन के बाहर करते हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश की निगाहें पूरे प्रदेश के जो मुद्दे हैं उनको उठाने की जिम्मेदारी अब जयराम ठाकुर की होगी। तो पूरे प्रदेश के मुद्दे अब उठाए जाएंगे, क्योंकि अब ये सीधे तौर पर पहले से ही नजर आ रहा है कि बीजेपी आक्रामक रूप में रहना चाहती है। बड़ी बात यह है कि 24 के लोकसभा चुनावों के लिए भी अब बीजेपी को अपना रुख इख्तियार करना होगा। उस लिहाज से विपक्ष किस भूमिका में नजर आएगा, क्योंकि अभी से देखिए धरने प्रदर्शन शुरू कर दिए गए हैं। उधर कांग्रेस का भी मंत्रिमंडल गठन नहीं हो पाया है, कई मुद्दे भी हैं विपक्ष के पास। प्रदीप। बिल्कुल आरती, देखिए विपक्ष को आते आते ही एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा है। हम कह सकते हैं कि वर्तमान में जो सरकार बनी है कांग्रेस की सरकार, उसके तरफ से जो डिनोटिफिकेशन की गई है उसमें जो कार्यालयों को डिनोटिफाई किया गया है वो एक बड़ा मुद्दा भाजपा के हाथ लगा है और उसको बुलाने की कोशिश भी भाजपा कर रही है। मंडल स्तर पर धरने हुई, अब आने वाले दिनों में भी इसी तरह से धरने प्रदर्शन करने का योजना जो है वो बनाई गई है भाजपा की तरफ से। और जहां जहां कार्यालय बंद हुए हैं उस क्षेत्र में लोगों के बीच जाने की कोशिश करेगी, लोगों की भावनाओं को, लोगों की सहानुभूति को जो है अपने साथ जोड़ने की कोशिश यहाँ भाजपा करती हुई नजर आएगी। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ये कह चुके हैं, उनकी तरफ से मुख्य सचिव को भी निर्देश दिए गए थे कि अब हम कोई और डिनोटिफाई नहीं करेंगे। अब आने वाले समय में जो बहालियां होनी है इन कार्यालयों की वो गुण दोष के आधार पर, मेरिट के आधार पर वो तमाम चीजें होनी है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा भाजपा को जरूर मिला है। इसके साथ साथ हमने जो पिछली बार कांग्रेस की विपक्ष के तौर पर भूमिका देखी, नेता विपक्ष उस वक्त जो वर्तमान में डिप्टी सीएम है मुकेश अग्निहोत्री, पहले दिन से ही आक्रामक हो गए थे। शीतकालीन सत्र में भी उन्होंने आक्रामक रुख जो है रखा था। बाकी भी जो कांग्रेस के विधायक थे वो आक्रामक थे। तो इस बार जिस तरह से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है तो अब भाजपा कोशिश करेगी कि जो जनता के मुद्दे हैं उनको लेकर हावी हो सरकार के ऊपर, उनको घेरने की कोशिश करे। और संख्या बल भी हम कह सकते हैं कि भाजपा के पास कम नहीं है, 25 लोग हैं, तो एक बड़ा संख्या बल बनता है सदन के भीतर, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई जा सकती है। तो ऐसे में अब देखना ये है कि जब शीतकालीन सत्र होगा उस दौरान किस तरह का परफॉर्म करती है भाजपा। और उसमें हालांकि जयराम ठाकुर को लेकर जो हमेशा कहा जाता है कि सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं, किसी के प्रति कोई भेदभाव जैसी बातें हम कह सकते हैं कि वो नहीं रही हैं पूर्व में भी। तो ऐसे में सदन के भीतर भी ये देखने वाली बात होगी कि जब फ्लोर मैनेजमेंट की बात आएगी, किसी मुद्दे पर घेरने की बात आएगी, तो सब विधायकों को अपने जो विपक्ष के जितने भी अपने विधायक हैं उनको किस तरह से एक मंच पर लाकर वहां सरकार को घेरा जाता है। तो ये तमाम चीजें आने वाले समय में देखी जाएंगी, रणनीति के तौर पर देखी जाएंगी। हालांकि जयराम ठाकुर को भाजपा अध्यक्ष रहने का भी जो है वो जिम्मेदारी मिल चुकी है पहले, और हम कह सकते हैं कि संगठन को चलाने की अच्छी क्षमता रखते हैं, सरकार चलाने का अनुभव भी अब रखते हैं। और उसके साथ साथ अब एक नई भूमिका में रहेंगे, तो उसमें कितना खरा उतरते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। अब देखिए विपक्ष के पास आते ही मुद्दा एक तो डिनोटिफिकेशन का मिल गया है, दूसरा ये है कि सत्ता पक्ष अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाया है। दो मुद्दे हैं विपक्ष के पास, और इधर लगातार हम ये भी देख रहे हैं प्रदीप की विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में तमाम मुद्दों के साथ पहला सत्र क्या हंगामेदार रहेगा? देखिए जो शीतकालीन सत्र है हम कह सकते हैं कि जो 3 दिन का अमूमन ये सत्र होता है, और इस बार भी जो नोटिफिकेशन हुई थी उसमें भी 3 दिन का ही ये सत्र था। पहले दिन शपथ ग्रहण होगी, दूसरे दिन स्पीकर का चुनाव होगा, गवर्नर एड्रेस होगा, और तीसरे दिन
जो गवर्नर एड्रेस होगा उसमें जो प्रदेश सरकार अपना हम कह सकते हैं कि अपना विजन बताने की कोशिश करेगी, तो जी। उस दौरान जरूर जब नेता विपक्ष वहां पर बोलेंगे और सीनियर लीडर बोलेंगे, उस दौरान जरूर कई मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिश करेंगे। जो विपक्ष है वो कोशिश करेगा कि सरकार को वहां पर घेरा जाए, उनकी घेराबंदी वहां करे। हाँ, इतना जरूर है कि जो पहले का भी अनुभव रहा है, विपक्ष जो है वॉकआउट जैसी स्थिति कभी नहीं करता है जब पहला सत्र होता है। जी। उसके बाद पहले सत्र में सरकार को मौका दिया जाता है, लेकिन अपनी बात जो है सदन के भीतर रखी जाती है, चाहे वो ये डिनोटिफिकेशन की बात हो, कैबिनेट नहीं बन पाई है उसकी बात हो, ओपीएस में देरी हो रही है उसकी बात हो, बाकी भी जो 10 गारंटियां दी है उसको लेकर वो चर्चा जरूर करेंगे सदन के भीतर जब गवर्नर एड्रेस पर विपक्ष की तरफ से बात रखी जाएगी। लेकिन क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण पर उस दिन धन्यवाद प्रस्ताव पारित होना है, तो संभवतः हम कह सकते हैं कि उस दिन नाराजगी बेशक होगी वहां, लेकिन वॉकआउट जैसी स्थिति न उत्पन्न हो, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अमूमन विपक्ष जो है पहले सत्र में जो है गतिरोध कभी नहीं खड़ा होने देता है और कोशिश की जाती है कि सौहार्दपूर्ण तरीके से पहला सत्र हो, लेकिन सदन के भीतर जरूर मुद्दे उठाए जाते हैं और वो इस बार भी उठेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई है प्रदीप दर्शकों तक। तो देखिए, शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन माना ये जा रहा है कि कुछ हंगामा देखने को मिल सकता है। हालांकि पहले सत्र में उतना हंगामा नहीं संभव है, वॉकआउट की भी कोई फिलहाल कह रहे हैं कि आसार नहीं बन रखेंगे। बाकी देखना होगा शीतकालीन सत्र में कौन से मुद्दे विपक्ष उठाता है।